बिहार की इस चुनावी दंगल यात्रा में खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ भुवर ओझा जी हैं, जो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं और शाहपुर विधानसभा से इनका पूरा परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि पॉलिटिकल राजनीतिक पर्सन। आप कैसे देखते हैं इस दोनों के 10 साल के कार्यकाल को? देखिए, जिस समय 2005 में यहां से एनडीए प्रत्याशी के रूप में मुनि देवी जी जीत हासिल की, उसके पहले पूरे बिहार में जंगल राज था और लालू जी के कार्यकाल में जंगल राज के बाद पहली बार 2005 में मुनि देवी जी यहां से विधायक बनी और शिवानंद तिवारी जी को हरा करके विधायक बनी। उसके पहले का परिदृश्य और 5 से 15 तक मुनि देवी जी विधायक थी शाहपुर से, उसके परिदृश्य में काफी अंतर देखने को मिला। जहां 2005 के पहले रोड की जगह पर गड्ढा होते थे, विद्यालय भवन में बच्चों की जगह पर गाय और कई तरह के वहां पर पशुएं रहते थे, तो सारी व्यवस्थाएं 5 से 15 के बीच में हम लोगों ने कोशिश किया उसको चेंजिंग करने के लिए। और पहला हम लोगों का सुधार हुआ तो उसमें सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने एक टारगेट रख करके हम लोगों ने टारगेट किया और उसमें सुधार करने का व्यवस्था किया। और 15 से और जो 25 के बीच में जो आरजेडी के विधायक अभी वर्तमान के राहुल तिवारी हैं, इनके कार्यकाल में जो विकास हुआ तो हम लोग को देखने में आया कि जो मुनि देवी के कार्यकाल में सड़कों का निर्माण हुआ, उसकी मरम्मती भी सही ढंग से राहुल तिवारी जी 10 साल में नहीं करा पाए। शिक्षा के क्षेत्र में भी इनके स्तर से कोई बेहतर व्यवस्थाएं नहीं की गई और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो इनका कोई ध्यान ही नहीं रहा। और इनके समर्थकों को भी अगर इलाज की जरूरत हुई तो मैंने खुद आगे बढ़ करके उनको इलाज कराया। कई लोगों को जो इनके कट्टर समर्थक है उनको जान बचाने की अगर कोशिश की जरूरत पड़ी तो भुवर ओझा आगे बढ़ करके जान बचाए हैं। अंतर इतना ही है कि 10 साल में 5 से 15 के बीच में हम लोग एक सेवक की भूमिका में रहे और 15 से 25 के बीच में राहुल तिवारी जी शासक की भूमिका में दिखे। अंतर इतना ही है। राहुल तिवारी का अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि देखे, आपका अगर राकेश ओझा जी का पारिवारिक पृष्ठभूमि, दोनों का राजनीतिक विरासत रहा, दोनों एक दूसरे को राजनीतिक रूप से पछाड़ने की लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन उनका जब पृष्ठभूमि देखते तो लंबे समय का शासन रहा है, यहाँ वर्चस्व रहा है, तो उससे लड़ाई आपकी उससे है। देखिए, हमारी पृष्ठभूमि जब हम लोग 2005 में विधायक बने, हम लोग अपनी बात करते हैं, हमारी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी और हम लोग एक किसान परिवार से जन्मे और मेरे पिताजी शुद्ध रूपेण किसान थे और किसान परिवार से जन्म लेकर के और अपने बलबूते पर दोनों भाई संघर्ष करके और अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ करके और पहली बार 2005 में और उस समय के तत्कालिक राजद सरकार के लालू जी के चाणक्य कहे जाने वाले शिवानंद तिवारी को हम लोगों ने परास्त करने का काम किया। जनता का आशीर्वाद 2005 में हम लोग को मिला। ऐसे तो 2001 में ही मुनि देवी जी जिला परिषद सदस्य के रूप में चुनी गई थी और जिस समय 2001 में जिला परिषद चुनी गई, उस समय पूरे भोजपुर जिला में आपको बता दूं कि 31 जिला परिषद सदस्य हैं। उस समय एकमात्र मुनि देवी जी ब्राह्मण और ब्रह्मर्षि से मिलाकर के एकमात्र ये सदस्य चुनी गई थी और उसके बाद 2005 में पहली बार विधायक बनी, 10 में भी विधायक बनी, 15 में भी हमारे परिवार से मेरे बड़े भाई चुनाव लड़े। वोट का रेशियो बढ़ा हम लोगों का, लेकिन चुनाव हम लोग हार गए। 20 में भी हम लोग चुनाव लड़े और 25 में भी चुनाव लड़ रहे। 20 में भी पुनः 10 साल के जो जंगल राज है शाहपुर में पुनः वापसी करेंगे। इसका जिक्र किया 2020 का चुनावी का, तो मैं उसका जिक्र करूंगा, लेकिन उससे पहले तो और अगर बात को आगे बढ़ाएं तो एक आरोप आप पे, हमें आपके परिवार पे लगता है, आप लोगों पे लगता है, क्रिमिनल बैकग्राउंड का एक विपक्ष की तरफ से लगाया जाता है कि आप लोग का जो बैकग्राउंड है क्रिमिनल बैकग्राउंड है। देखिए, मेरा बैकग्राउंड क्रिमिनल का नहीं है। मैंने तो कहा कि मेरे पिताजी किसान थे और मेरे पिताजी पर या मेरे परिवार पर 2000 जब हम लोग अपने कार्यकाल के पहले मेरे परिवार पर 107 का भी कोई मुकदमा नहीं था, इसलिए बैकग्राउंड मेरा क्रिमिनल क्राइम का, अपराध का नहीं रहा है। जहां तक अपराध की बात है और आपराधिक पृष्ठभूमि की बात है
तो कब पैदा हुआ? हम लोगों ने कभी अपराध नहीं किया, लेकिन लालू जी के जंगल राज में और जंगल राज के विरुद्ध और प्रताड़ना के विरुद्ध जब हम लोग आगे बढ़े, कदम उठाए, उस समय तत्कालिक लालू जी के राज में तरह तरह के हम लोगों के ऊपर केस किए गए, गलत ढंग से भी केस किए गए, और कुछ ऐसी लड़ाइयाँ थी जो लैंड डिस्प्यूट संबंधित हम लोगों का मामला था। उस समय भी कुछ ऐसी लड़ाइयाँ हुई जिसमें कई तरह के गलत आरोप हम लोगों पर लगाया गया। वो मेरे दोनों भाई पर, पृष्ठभूमि मेरी बैकग्राउंड का मतलब है कि 2 पुश्त 3 पुश्त हमारा है, तो ऐसा कोई बैकग्राउंड हम लोगों का आपराधिक पृष्ठभूमि का नहीं रहा है। जो भी हम लोग लड़ाई लड़े, मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़े हैं, उसमें चाहे उसके लिए हमको अपराधी कहे कोई या चाहे सन्यासी कहे, अलग बात है। हम लोग स्वाभिमान की लड़ाई लड़े हैं, आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। क्या था 2020 में ऐसा क्या हो गया कि एक ही परिवार से दो लोग चुनावी मैदान पे उतरे, जिसका खामियाजा यह हुआ कि आप चुनाव हार गए? देखिए, ये तो आपके सामने है। अगर परिवार 2020 में भी अलग अलग चुनाव नहीं लड़ा गया रहता, जिस तरह से 2025 में हम लोग एक मुश्त होकर के चुनाव लड़े होते, तो 2020 में भी राहुल तिवारी का सफाया हो गया रहता, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो परिवार के बच्चा को गला करके या किसी तरह का उस तरह उकसा करके उसको चुनावी मैदान में उतारे, जिसका परिणाम अच्छा नहीं रहा। पुनः इस बार भी प्रयास किया गया बच्चा को बरगलाने के लिए, लेकिन मैंने समझदारी से काम लिया और परिवार को और पार्टी को टूटने से बचाया, और आज की डेट में हम लोग एकमुश्त होकर के चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार जीत हासिल करेंगे। परिवार कितना एकजुट है इस बार राकेश ओझा को लेकर, कितना? क्योंकि लगातार क्षेत्रों से अगर 2 दिनों से घूम रहे हैं तो कई सारी चीजें सामने आती हैं, विकास को लेकर बातचीत होती है, सड़कों की बात होती है, जिसका जिक्र आपने भी किया। इससे पहले जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तब भी इसका जिक्र आता है कि सड़कें की स्थिति, गाँव की जो सड़कें उसकी जर्जर स्थिति है। परिवार कितना इस बार राकेश ओझा को लेकर एकजुट है, कितनी ताकत के साथ दोनों परिवार, दोनों भाई मिलकर राकेश ओझा के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, जहां तक सड़कों की जर्जर की स्थिति की बात है, तो मैंने पहले भी कहा कि मुनि देवी के कार्यकाल में जो सड़कों का निर्माण हुआ, उसको राहुल तिवारी 10 साल में उसकी मरम्मती सही ढंग से भी नहीं करा पाए। और जिस सड़क की मरम्मती सही ढंग से और सही समय पर नहीं होगा तो सड़क तो गड्ढा में तब्दील होगा ही। इसके लिए तो वर्तमान विधायक जिम्मेवार है। और जहां तक रही परिवार की एकता की बात, तो आप भी घूम रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा सोशल मीडिया से, मीडिया के माध्यम से और सामाजिक क्षेत्र में, और आप धरातल पर घूम रहे हैं, आपको पता चला होगा। और ये विपक्षियों के बौखलाहट और जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उसकी बेचैनी साबित करती है कि परिवार कितना मजबूत है, कितना मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। इसका आकलन 14 तारीख को जब काउंटिंग होगा तो असली काउंटिंग उस दिन होगा कि परिवार कितना एकमुश्त था। बाढ़ की क्या कहानी है? बाढ़ को लेकर जो केंद्र की तरफ से, जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो सहायता राशि आई थी, उसका सही से क्रियान्वयन वर्तमान विधायक पर यह आरोप लगता है कि सही से नहीं किया गया, जिसके कारण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़, यह भी आरोप लग रहा है। इसको आप देखिए, जो ये तो बाढ़ तो एक तरह से प्राकृतिक आपदा है, इसमें कोई इसको टाल नहीं सकता है। खास करके जो मेरे स्तर से सच्चाई बात है, चाहे कोई भी हो, सांसद हो या विधायक हो, प्राकृतिक आपदा जब आती है उसको कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन प्राकृतिक आपदा के बाद जो आपदा से प्रभावित परिवार है, उसको सरकार के द्वारा जो मुआवजा मिलता है उसको सही ढंग से मिले। और खास करके अभी देखने को आया कि जो गंगा जी का कटाव हुआ, एक गांव पूर्ण रूपेण विलीन हो गया, गंगा जी में चला गया। ये स्थिति पहले से बना हुआ था और कटान पिछले 2024 में भी जवैनिया में कटान चालू हो गया था। और उस हमारी बिहार सरकार ने वहां पर राशि निर्गत की थी, सुविधा शुल्क देकर किया जो सही वहां पर। तो मैंने देखा कि बोड़ी में बालू की जगह पर मैंने बुला करके जेई से और उसके इंजीनियर से मैंने बात किया मीडिया के सामने, तो देखे तो उसमें जितना केजी बालू लोकल सैंड देना चाहिए था उतना केजी लोकल सैंड नहीं हुआ। मैंने मांग भी किया, उसमें हमने कंप्लेन भी किया है वहां पर संबंधित पदाधिकारी और मंत्री से, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन वो हमको पता चला कि जो ठेकेदार है उसे विधायक अपने तालमेल में कर करके, चूंकि जो भी अगर सरकार की योजना जाती है तो उसको विधायक कहते हैं कि मेरी योजना हम करा रहे हैं सरकार के पैसा को, और उसको भी
कुछ दिन पहले, बाढ़ आने के पहले यहाँ के वर्तमान सांसद जो सुदामा प्रसाद जी हैं, वो मीडिया में बोले कि मैंने करा दिया कटाव रोधक काम, मेरे पहल पर हो रहा है। और उस समय के अभी तत्कालिक विधायक कह रहे थे कि मेरे प्रयास से हो रहा है। दोनों आपस में लड़ रहे थे। लेकिन जब बाढ़ कटाव में गंगा में विलीन हो गया गांव, तो दोनों पला झाड़ दिए कि मेरा इसमें कोई बस नहीं है, सरकार का पैसा था, सरकार का योजना था। सरकार का पैसा, सरकार की योजना की काम हो रही है, उसको श्रेय लेने के लिए सांसद और विधायक दोनों आपस में लड़ रहे थे। और जब कटाव हो गया, हम लोगों ने मुद्दा उठाया कि गलत यहाँ पर काम हो रहा है। तो जब कटाव हुआ तो ये लोग पला झाड़ लिए कि इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। लेकिन ये लोग मोटी रकम ठेकेदार से वसूल किए हैं और जिसके चलते उस काम पर ये लोग ध्यान नहीं दिए और लूट खसोट के भेंट चढ़ गया वो रास और कटाव हुआ, जिससे गंगा जी में पूरा गांव विलीन हो गया। सांसद का जिक्र किया, शाहपुर जो विधानसभा है वो आरा लोकसभा में आता रहे। वो पूरा अगर लोकसभा का क्षेत्र आप देखेंगे तो समाजवादियों का यह गढ़ माना जाता है। और 2 बार आपने शाहपुर से वो किला ध्वस्त भी किया, तो आप ही का परिवार से आप ही की पत्नी मुन्नी देवी ने वो किला, क्या लगा कितने आश्वस्त है कि इस बार भी वो किला ध्वस्त किया जाएगा, इस बार एनडीए का परचम शाहपुर से फहरेगा, क्योंकि सांसद भी जो है माले के लेफ्ट के सांसद हैं, वर्तमान आरजेडी के विधायक हैं। क्या लगता है इस बार एनडीए का किला ध्वस्त हो पाएगा? देखिए, पूरी तरह से इस बार किला ध्वस्त हुआ है। पहले भी किला हम लोग ध्वस्त किए थे। आपको सारी बात बता दिए कि हम लोग किस परिस्थिति में चुनाव हारे हैं। 5 में शिवानंद तिवारी जी को हराए, 10 में हम लोगों ने यहाँ से धर्मपाल सिंह जी को, जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे, उनको हम लोगों ने हराए। और 15 में भी हम लोगों का वोट रेशियो बढ़ा है, जब हमारे बड़े भाई विश्वेश्वर ओझा जी खड़े थे। लेकिन उस समय एनडीए से जदयू अलग होकर के महागठबंधन में चला गया था, जबकि वोट रेशियो जितना हम लोग को 2010 में आया था, उससे ज्यादा वोट हम लोग को 15 में भी आया है। लेकिन चूंकि जदयू महागठबंधन में चला गया, इसके चलते हम लोग हार गए। और 20 में भी अगर परिवार 2 भाग में नहीं बटा रहता, अगर मेरे खिलाफ में, मुन्नी देवी के खिलाफ में अगर परिवार अलग चुनाव नहीं लड़ा रहता, तो 2020 में भी हम लोग नहीं हारे रहते। लेकिन इस बार पूरा परिवार एकजुट है, पूरे एनडीए के हमारे कार्यकर्ता एकजुट है, पूरा पार्टी संगठन एकजुट होकर के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार किसी भी कीमत पर हम लोग इफट नहीं देखते हुए सिर्फ एक ही हमारा लक्ष्य है, कमल का फूल। 6 तारीख को कमल पर बटन दबेगा और 14 तारीख को शाहपुर में कमल खिलेगा। कि 2015 में गठबंधन जदयू और बीजेपी के बीच नहीं होने के कारण बीजेपी शाहपुर हारी। वहीं 2020 का अगर जिक्र करें तो 2020 में परिवार में सामंजस्य नहीं बैठने के कारण शाहपुर की विधानसभा सीट बीजेपी हारती है। लेकिन इस बार परिवार भी एकजुट है, एनडीए भी एकजुट है। अब जब 6 तारीख को मतदाता पेटी पे मतदाता कर्मी जब प्रत्याशियों का भविष्य बंद करेंगे और जब पेटी खुलेगी तब तकदीर भी खुलेगी और शाहपुर विधानसभा का उम्मीदवार किसके पाले सरताज चढ़ता है, यह भी तस्वीरें साफ होगी। सहयोगी पिंटू के साथ चित्रंजन कुमार, टीवी 45 शाहपुर।